मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अपना ध्यान रख रहे हो। कोरोना वायरस के पीरियड पे तुम लोग अपना ख्याल भी रख रहे हो और सब लोग स्वस्थ हो। ठीक है, बहुत दिनों के बाद आज सोचा कि कुछ स्मार्ट क्लास किया जाए, तो मैं तुम लोगों के लिए आज बहुत दिनों के बाद एक स्मार्ट क्लास का एक लेक्चर लेके आया हूँ, जो कि चैप्टर हमने ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 7। उसी चैप्टर का आज एक स्मार्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन में लेके आया हूँ। हम तो ऑलरेडी चैप्टर शुरू कर ही चुके हैं। हमने वहाँ सीरीज सर्किट, एसी सर्किट विद इंडक्टर तक हमने पढ़ लिया है। तो वहाँ तक ही, सिर्फ वहाँ तक ही हम आज स्मार्ट क्लास का रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे कि कैसे ऑल्टरनेटिंग करंट है, कैसे वेरिएशन करता है, कैसे करंट चलता है। ये सब हम स्मार्ट क्लास सिमुलेशन के जरिए आज हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? ऑलरेडी तो मैंने तो डिस्कशन कर ही लिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानेंगे। एवरेज और मीन वैल्यू क्या है ये भी हम जानेंगे। आरएमएस वैल्यू क्या है ये भी हम जानेंगे क्या ये हम जान चुके हैं, लेकिन स्मार्ट क्लास के जरिए हम इस पढ़ेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। एसी सर्किट विद रजिस्टर, एसी सर्किट विद इंडक्टर, कैपेसिटर, सीरीज एलसीआर सर्किट, ये हम बाद में देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एक्सएल एक्स, ये तो हम जानते ही है। ठीक है, उसके बाद एलसी ऑसिलेशन है, ट्रांसफॉर्मर है, एसी जनरेटर। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। तो हम आज सिर्फ एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद इंडक्टर तक हम आज स्मार्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो पहले है हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये क्या है? पीरियोडिकली चेंजेस होता है करंट, जो है पीरियोडिकली टाइम के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंजेस होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट द ईएमएफ व्हिच कंटिन्यूअसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड चेंजेस हो रहा है पीरियोडिकली, टाइम के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंजेस हो रहा है। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, इसके साथ टाइम के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंजेस हो रहा है। ठीक है, एंड रिवर्सेस इज डायरेक्शन। प्लस अगर पॉजिटिव डायरेक्शन पे हुआ तो माइनस उसका रिवर्स उल्टा हो गया। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ईएमएफ जैसा ही ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट है वैसे सेम करंट चेंजेस हो रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है पीरियोडिकली टाइम के साथ साथ। ठीक है, अच्छा, तो कैसे रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? अगर हम देखें, सपोज ये हमारा एक एक्सिस हो गया 0 और इधर से हम एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम फेज के ऊपर ही हम डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, और फेज यानी हमारा थीटा या फिर पाई। ठीक है, अच्छा, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया π/2, पाई, 3π/2, यानी 0 से लेके ट्वाइस पाई तक हमारा एक फुल साइकिल होगा। 0 से लेकर ट्वाइस पाई तक हमारा एक फुल साइकिल होगा। ठीक है, यानी 0 से लेकर ट्वाइस पाई तक हमारा टी, उसके बाद 4 पाई तक हमारा ट्वाइस टी। ठीक है, ये देखो t/4 ये देखो ट्वाइस पाई तक हमारा पूरा टाइम इंटरवल टी, 4 पाई तक हमारा पूरा टाइम इंटरवल ट्वाइस टी। ठीक है, इधर से हम टाइम भी डिफाइन कर रहे हैं, एंगल भी डिफाइन कर रहे हैं। एंगल ये हो गया हमारा एंगल फास्ट π/2, उसके बाद पाई हाफ साइकिल यानी पाई, पूरा साइकिल यानी ट्वाइस पाई यानी 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो देखो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे रहता है। ये देखो, ये हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। इधर से हम ईएमएफ का करंट डिस्कशन करेंगे। ये देखो, ये हो गया हमारा ईएमएफ। ब्लू कलर का जो लाइन है, ये ब्लू कलर का लाइन ऐसे रहता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वेव का डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, बार बार दिखा रहा हूँ, देखो बार बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ में है। और करंट ये हो गया हमारा ईएमएफ का इक्वेशन E = E0 sin ओमेगा टी, और ये हो गया हमारा करंट का इक्वेशन। ठीक है, एक ही फेज पे है, दोनों एक ही फेज पे। ये देखो ग्रीन कलर का जो लाइन है, ये ग्रीन कलर का लाइन मैं बार बार दिखा रहा हूँ। ये देखो ग्रीन कलर का लाइन जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट का इक्वेशन। करंट का भी इक्वेशन, अगर फेज हमारा सेम ही है, ये फेज हमारा सेम ही है, तो करंट का भी इक्वेशन हमारा सेम ही आएगा, I = I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, अभी देखो, हाँ, ये हो गया अनदर और एक एक्सिस हमने ड्रॉ किया है, एंगल डिस्क्राइब किया है π/2, पाई, 3π/2, 7π/2, 4 पाई। ठीक है, अच्छा, ट्वाइस पाई, 3 पाई, 7π/2, 4 पाई। ओके, उसके बाद हमने टाइम का इंटरवल कर दिया, हमने ये हमने ईएमएफ और एक्सिस ड्रॉ किया।
अभी देखो करंट ईएमएफ चल रहा है, ईएमएफ चल रहा है 90 डिग्री आगे से। ईएमएफ ये देखो इधर से शुरू हुआ, ईएमएफ देखो इधर से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ, यानी 90 डिग्री आगे से चल रहा है, ठीक है। ये हो गया E इज इक्वल्स टू E0 cos ओमेगा टी। देखो यहाँ पे था साइन ओमेगा टी, यहाँ पे हमने cos ओमेगा टी लिखा। क्यों cos ओमेगा टी लिखा? क्योंकि मैंने कहा था मैंने कहा था कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को आइदर साइन फंक्शन, साइन वेव फंक्शन या फिर कॉस वेव फंक्शन से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइदर साइन वेव फंक्शन, ये हो गया हमारा साइन वेव फंक्शन और ये हो गया हमारा कॉस वेव फंक्शन। तो यहाँ पे हमने cos ओमेगा टी लिखा, इसको हम साइन 90 डिग्री माइनस साइन π/2 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। यानी ये जो ईएमएफ है 90 डिग्री आगे से चल रहा है, तो इसीलिए ये देखो करंट भी हो गया, करंट भी 90 डिग्री आगे से चल रहा है, ठीक है। तो यानी करंट का भी इक्वेशन होगा I=I0 cos ओमेगा टी। तो मैंने कहा था ईएमएफ और करंट आइदर साइन फंक्शन, ये हमारा कॉस फंक्शन का इक्वेशन, ये देखो हमारा कॉस फंक्शन का इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा करंट का भी कॉस फंक्शन का इक्वेशन, ठीक है। तो ई नॉट और आई नॉट है हमारा पीक और मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड और ईएमएफ ऑफ द करंट। ई और आई है हमारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम है। और ओमेगा टी यानी थीटा, थीटा क्या है? हमारा फेज, ठीक है। और ये हो गया हमारा सिंबल ऑफ एसी सोर्स। ये तो हम जानते हैं, ये मैंने दिखाया था कल। ये हमारा सिंबल ऑफ एसी सोर्स है, जिसको हम ऑसिलेटर भी बोलते हैं कभी कभी, जिसको हम कभी कभी ऑसिलेटर भी बोलते हैं। अच्छा, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या है कि हाफ साइकिल पे एवरेज करंट हमेशा, एवरेज करंट मैंने कहा था एवरेज करंट हमेशा हाफ साइकिल पे हम निकालते हैं, और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमेशा हम फुल साइकिल पे हम निकालते हैं। एवरेज करंट हम हाफ साइकिल पे निकालते हैं और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हम फुल साइकिल पे निकालते हैं। स्टेडी करंट, अब यहाँ पे आरएमएस करंट हम फुल साइकिल पे निकालते हैं और एवरेज करंट हम हाफ साइकिल पे निकालते हैं। तो एवरेज and mean value of alternating current over the half cycle is that steady current which will send the same amount of charge in a circuit in the time of half cycle. हमेशा एवरेज करंट हाफ साइकिल is set by and given alternating same circuit in the same time, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन किया था, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद एवरेज वैल्यू का हमारा इक्वेशन क्या आता है? एवरेज वैल्यू का हमारा इक्वेशन आता है ये आई एवरेज इक्वल्स टू 2/π इंटू आई नॉट और 0.637 ऑफ आई। ये हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया था, मैंने इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाया था। आई एवरेज करंट और पीक वैल्यू का हमारा रिलेशन क्या है? ये एवरेज करंट इज द 0.637 ऑफ आई नॉट और 63.7% ऑफ पीक वैल्यू, ठीक है। और ईएमएफ करंट भी ऐसा है, करंट भी अगर 0.637 ऑफ आई नॉट है तो हमारा एवरेज ईएमएफ भी वैसा ही होगा 0.637 ऑफ ई नॉट और 63.7% ऑफ ई नॉट, ठीक है। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है? एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज 0 ओवर ए साइकिल एज दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज गेट कैंसिल्ड। यानी हम क्यों हाफ साइकिल कंसिडर करते हैं? क्योंकि पूरा साइकिल अगर हम कंसिडर करें, अगर पूरा साइकिल अगर हम एसी का अगर हम एक पूरा साइकिल अगर हम कंसिडर करें तो पूरा साइकिल पे हमारा एवरेज वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। पूरा साइकिल पे हमारा एसी का एवरेज वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर, और इसको हम वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू कह सकते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं और इफेक्टिव वैल्यू भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है? सर्किट पे हीट जनरेट होता है और ये हम फुल स्केल पे हम लेते हैं। फुल स्केल नहीं, फुल वेव हम कंसिडर करते हैं, हाफ वेव नहीं, हाफ साइकिल नहीं, हम यहाँ पे फुल साइकिल हम कंसिडर करते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट, स्टेडी करंट व्हिच वुड प्रोड्यूस इन सेम हीट, और इसके वजह से मैंने बार बार कहा है, इसके वजह से सर्किट पे क्या जनरेट होता है? इसके वजह से सर्किट पे हीट जनरेट होता है। गिवन टाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम, ठीक है। तो हमने टीएच का, उसके बाद हमने हीट का वैल्यू निकाला था, ठीक है। उसके बाद हमने आरएमएस वैल्यू का हमने करंट निकाला था। ये आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू क्या है? आई नॉट बाई √2 आरएमएस। ये इसका कैलकुलेशन मैंने दिखाया था ऑलरेडी बोर्ड लेक्चर पे, मैंने ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन दिखाया था। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, मैंने दिखाया था धीरे धीरे करके,
जिसके वजह से हमारा रिजल्ट आता है आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई √2। ठीक है, यानी 0.707 ऑफ आई नॉट और 70.7% ऑफ आई नॉट, यानी आर एम एस वैल्यू और पीक वैल्यू का रिलेशन क्या है, आर एम एस वैल्यू और पीक वैल्यू का रिलेशन। इससे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। आर एम एस वैल्यू और पीक वैल्यू का रिलेशन है कि आर एम एस वैल्यू इज द 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। ठीक है, और EMF भी हमारा ऐसा ही रहेगा, ये आर एम एस यानी आर एम एस EMF इक्वल्स टू 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट और EMF कैन बी कैलकुलेटेड ओवर एनी पीरियड ऑफ द साइकिल, यानी पूरा साइकिल हम कंसिडर करेंगे सिंस इट इज बेस्ड ऑन द हीट एनर्जी प्रोड्यूस। यानी हीट हम तभी कंसिडर कर सकते हैं जब हम पूरा AC का पूरा वेव हम कंसिडर करें, तभी हम हीट का पूरा कंसिडर कर सकते हैं, वरना हाफ साइकिल पे हम हीट जनरेटर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसीलिए हमने RMS वैल्यू पे हमने फुल साइकिल AC का करंट पकड़ा है। ठीक है, दूसरा नोट क्या बोला है, डू नॉट यूज द अबव फॉर्मूला इन द टाइम इंटरवल अंडर कंसिडरेशन लेस देन 1 पीरियड, यानी आधा पीरियड तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते। इसीलिए आधा पीरियड, अगर ये फॉर्मूला आधा पीरियड के लिए है ही नहीं, ये फॉर्मूला है हमारा फुल साइकिल फुल AC के लिए। इसीलिए बोला गया कि डू नॉट यूज द अबव फॉर्मूले इफ द टाइम इंटरवल अंडर कंसिडरेशन इज लेस देन 1 पीरियड। अगर एक पीरियड से अगर कम हुआ तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ पीक वर्चुअल एंड मीन वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिंग करंट है, ये एक अल्टरनेटिंग करंट दे दिया गया है, AC करंट ऐसे वेव की तरह दे दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पीक वैल्यू, ये वैल्यू हो गया हमारा पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम EMF, ये हो गया हमारा पीक EMF। ठीक है, ये हो गया हमारा RMS EMF। ठीक है, और वर्चुअल EMF और इफेक्टिव EMF ये हम कंसिडर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा RMS EMF। ठीक है, और ये हो गया हमारा एवरेज EMF। बीच का जो ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर का जो डॉटेड लाइन है, ये हो गया हमारा RMS EMF, और ये जो ब्लू कलर का जो डॉटेड लाइन है, ये जो ब्लू कलर का जो डॉटेड लाइन है, ये ब्लू कलर का डॉटेड लाइन बोल रहा है हमारा एवरेज EMF। ठीक है, तो EM और एवरेज EMF इज द 0.637 और 63.7% ऑफ E0, ये हम जानते हैं, और RMS EMF और इज द 0.707 ऑफ E0। ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। अच्छा, तो इसमें टिप्स क्या बोला गया, थोड़ा सा टिप्स दिया गया है। द गिवन वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड करंट आर वर्चुअल वैल्यूज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाइड ना कर दिया गया हो, द गिवन वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, अगर स्पेसिफाइड अगर ना बोला गया हो, अल्टरनेटिंग EMF करंट आर वर्चुअल वैल्यूज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफाइड ना कर दिया गया हो तो इसको हम सिर्फ वर्चुअल वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग EMF अगर जो बोला गया है, अगर स्पेसिफाई ना किया गया हो तब हम सिर्फ उसको सिर्फ वर्चुअल वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। जबकि बोला गया है 220 वोल्ट, ये मेंशन नहीं किया गया है कौन सा वोल्ट है, लेकिन इसको हम पकड़ेंगे। अगर मेंशन ना किया गया हो तो उसको हम पकड़ेंगे वर्चुअल वैल्यू और फिर RMS वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्या है, ये देखो मैंने जो बोला है, सपोज 230 वोल्ट AC मीन्स या फिर 220 वोल्ट AC मीन्स, ये बोला नहीं गया है, स्पेसिफाई नहीं करके दिया गया है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम इसको सिर्फ वर्चुअल वैल्यू या फिर RMS वैल्यू ही पकड़ेंगे। ठीक है, AC एमिटर एंड AC वोल्टमीटर रीड द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। सिर्फ AC एमिटर और AC वोल्टमीटर ही RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ही सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑर्डिनरी कॉइल जो है वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। मैंने उस दिन एक होमवर्क भी दिया था तुम लोगों को कि क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ AC एमिटर AC वोल्टमीटर ही RMS वैल्यू या फिर AC का EMF और AC का करंट जो है वो सिर्फ डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल जो हमारा एमिटर है वो डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दे आर कॉल्ड हॉट वायर मीटर्स, ये एक नया नाम है, ये मैंने थोड़ा सा हायर टर्म यूज़ किया है, थोड़ा सा हायर स्टडीज़ का मैंने टर्म यूज़ किया है। एक्चुअली प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में हम AC एमिटर AC वोल्टमीटर यूज़ नहीं करते। ठीक है, सिर्फ हम जो ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये हम जो मूविंग कॉइल ये जो एमिटर है, मूविंग कॉइल ये जो वोल्टमीटर है, ये सब हम यूज़ करते हैं। अब तुम लोग कहोगे सर अगर AC एमिटर और AC वोल्टमीटर अगर हम नहीं यूज़ करते तो फिर ये कैसे काम करेगा।
ये हम काम कराते हैं क्योंकि यहाँ से हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, हम एक इंस्ट्रूमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं हम बैटरी इल्यूमिनेटर। ये क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये तो डीसी में काम करेगा ही, हमारा जो ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल जो एमीटर है, मूविंग कॉइल जो वोल्ट मीटर है, ये तो हमारा डीसी में काम करेगा ही। हम कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं बैटरी इल्यूमिनेटर जो एसी को डीसी पे कन्वर्ट कर देता है। अब एसी को डीसी कन्वर्ट करने में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, एसी पे डीसी कन्वर्ट करने का कौन करता है, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें डायोड लगा रहता है। डायोड क्या करता है कि डायोड एसी को डीसी पे कन्वर्ट कर देता है, डीसी पे कन्वर्ट कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिल्टर सर्किट रहता है, फिल्टर सर्किट से पूरा डीसी हमको मिल जाता है। ठीक है, the scale of DC meter is linearly graduated whereas the scale of AC meter is not evenly graduated because of H proportional to I square। क्यों हम AC एमीटर यूज करते हैं, क्योंकि पूरा साइकिल पे, आरएमएस का पूरा साइकिल पे हीट जनरेट होता है, और AC एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि समय के साथ साथ मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं होता है, समय के साथ साथ हीट का पूरा डायरेक्शन देता है, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग ये तो हमारा एक्चुअली ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। जूल्स लॉ क्या बोलता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब रेजिस्टेंस तो एमीटर का तो फिक्स्ड ही रहेगा, टाइम भी फिक्स्ड ही रहेगा, तो अगर फिक्स्ड हो गया तो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो गया। यानी ये डीसी एमीटर में लिनियरली ग्रेजुएटेड होगा, लेकिन एसी एमीटर में ये लिनियरली ग्रेजुएशन नहीं होगा, लिनियरली डाउनग्रेडेड नहीं होगा, लिनियरली इसका अपग्रेडेड होगा, हीट का पूरा डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, अब हम सर्किट एलिमेंट्स हमने पढ़ा है। सर्किट एलिमेंट्स क्या है कि आर है रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, इसका यूनिट है ओम। उसके बाद इंडक्टर का रेजिस्टेंस है हमारा एक्सएल, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका भी यूनिट हमारा ओम ही है क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है। उसके बाद कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है हमारा एक्सी, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और ये रेजिस्टेंस है तो इसका भी यूनिट हमारा ओम रहेगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज इसका हम थोड़ा सा सर्किट डायग्राम, स्मार्ट क्लास का सर्किट डायग्राम एनालिसिस करेंगे। तो एसी सर्किट विथ प्योर रेजिस्टर। ठीक है, ये हमारा एक एसी सर्किट है, ठीक है, जिसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है आर, और ये हमारा ऑसिलेटर है जो कि हमारा एसी वोल्टेज हमारा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो E इक्वल्स टू हो गया E0 साइन ओमेगा टी, और करंट जो है, करंट हमारा E बाई आर है। करंट जो है हमारा वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज का वैल्यू अगर हम बिठा दे तो ये हो गया E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो E नॉट बाई आर को हम पकड़ लेते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी EMF और करंट में दोनों में कोई फेज डिफरेंस हमारा नहीं है। यानी अगर सर्किट विथ प्योर रजिस्टर हुआ तो उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, दोनों का कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों इन फेज ही है। ठीक है, EMF एंड करंट इन सेम फेज, आर इन एक ही फेज में रहेंगे, आर इन फेज और सेम फेज एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक वेव डायग्राम ड्रॉ करते। ठीक है, ये हमने एंगल डिवाइड कर दिया, ये हमने टाइम डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक्सिस EMF और करंट, यानी ब्लू लाइन से हम EMF डिनोट करेंगे, रेड लाइन से हम करंट डिनोट करेंगे। ये देखो दोनों सेम पेज पे है, दोनों का देखो EMF और करंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। देखो साथ साथ चल रहे हैं। ये देखो मैं फिर से दिखा, दोनों ये देखो साथ साथ चल रहे हैं। ब्लू लाइन से EMF, रेड लाइन से करंट, दोनों हमारा साथ साथ चल रहे हैं, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों साथ साथ चलेंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, समझ में आया? दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हुआ तो दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया E नॉट, ये हो गया I नॉट, हमारा मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। ठीक है, और फेजर डायग्राम अगर हम देखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये हो गया हमारा E नॉट और ये हो गया हमारा I नॉट। ब्लू लाइन से हमारा E नॉट और रेड लाइन से हमारा I नॉट, दोनों देखो सेम ही दिशा में चल रहे। ये हो गया हमारा एंगल, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ वेव डायग्राम, और फिर से दिखाता हूँ वेव डायग्राम। ये देखो दोनों साथ साथ चल रहे। ठीक है,
ये देखो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और फेजर डायग्राम अगर हम देखें तो ये हो गया ई नॉट और ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा ओमेगा टी, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर, यहाँ तक हमने लास्ट खत्म किया था, फिर यहाँ तक ही देख लेते हैं स्मार्ट क्लास का, यहाँ तक कि आज का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हो गया हमारा इंडक्टर यानी कॉइल यानी सोलिनॉइड, सोलिनॉइड कॉइल इंडक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका इंडक्टेंस है हमारा एल, ठीक है। और ये हमारा एसी सोर्स जो हमारा एसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी। इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द इंडक्टर E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी है, तो हम जानते ही है, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू हो गया एल, ये तो हम जानते हैं फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब E का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं E0 sin ओमेगा टी, उसके बाद एल डी आई बाई डी टी। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद डी आई इक्वल्स टू हो गया E नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। अगर डी आई को हमने इंटीग्रेट कर दिया, डी आई को इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट आता है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E नॉट बाई एल साइन ओमेगा डी टी। अब E नॉट भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, दोनों इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा ओनली साइन के ऊपर। तो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है। तो E नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, E नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, यानी हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। यानी करंट जो है, ये देखो हमारा ईएमएफ का इक्वेशन E इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी और I इज इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी करंट जो है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। वो अगर उल्टा भी बोले ईएमएफ करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है, ठीक है। वेयर एज I नॉट इक्वल्स टू E नॉट बाई ओमेगा एल, ओमेगा एल यानी एक्सएल, ये एक रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस हो गया हमारा करंट, ठीक है। और एक्सएल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिंस ये रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो इसका भी यूनिट हमारा ओम ही रहेगा, ठीक है। ये देखो करंट इज लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय पाई बाई टू रेडियन। मैंने बोला था करंट ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, लैग्स बिहाइंड मींस पीछे चल रहा है, ठीक है। मैंने फेजर डायग्राम जब कराई थी, इसलिए मैंने फेजर डायग्राम पहले कराया था, जब मैंने बोला था कि फेजर डायग्राम दो तरह का होता है, एक है लीडिंग फेजर डायग्राम, एक है लैगिंग फेजर डायग्राम, ठीक है। तो ये इधर पे करंट जो है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ठीक है। ये हमारा वेव डायग्राम कुछ ड्रॉ करती है हमने, वेव एंगल डिवाइड कर दिया, फेज डिवाइड कर दिया, ये हमने टाइम डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ब्लू लाइन से हम ईएमएफ डिनोट करेंगे, रेड लाइन से हम रेड वेव से हम करंट डिनोट करेंगे, ठीक है। ये देखो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, ठीक है। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखो ये चल रहा है ना, ईएमएफ देखो आगे चल रहा है, ईएमएफ ये देखो थोड़ी देर बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ही करंट शुरू होता है 90 डिग्री पीछे से। ये देखो समझ में आया। अब हम फेजर डायग्राम देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा ईएमएफ, ये हो गया हमारा करंट, यानी करंट और ईएमएफ का बीच का एंगल है हमारा पाई बाई टू, ये हमारा पीछे चल रहा है इंडक्टर, ठीक है। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स आज का स्मार्ट क्लास का रिप्रेजेंटेशन यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।